राधे राधे। आप सभी को नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम देखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है, एक रचना है इनकी बाल गोविंद भगत, जो कि इकाई 18 में MP वर्ग 2 में लगा हुआ है। तो लगभग हम बहुत सारी रचनाएं आपकी देख लिए हैं, कुछ ही और बची हैं, उनको भी हम देख लेंगे। तो आज हम इसी का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम बेनीपुरी जी का जीवन परिचय देखेंगे। ये आपके रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका फोटो भी दिख रहा है। बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। तो 1899 में जन्म हुआ, 1968 में निधन हो गया। और कहाँ के थे ये? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव के थे। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशील पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। उनका एक रचना है पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें आदि। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। ये विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर। ध्यान देंगे, भाषा के जादूगर शिवपूजन सहाय और कलम के जादूगर बेनीपुरी और कलम के सिपाही प्रेमचंद। तो ये आप ध्यान देंगे, कलम के जादूगर हैं बेनीपुरी। इनकी रचनाएं भी ध्यान देंगे, आप पूछी जा सकती है। अब बाल गोविंद भगत के बारे में थोड़ा सा बताया गया है यहाँ पे, तो उसको हम देखेंगे। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई संन्यास नहीं होता। संन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं और बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो बाल गोविंद भगत ये रेखा चित्र है, ध्यान देंगे इसकी विधा भी, और बेनीपुरी ने लिखा है, ये भी ध्यान देंगे। और इसमें एक ऐसे इंसान की कहानी है, दिखाया गया है कि सन्यासी केवल बाहरी दिखावे से नहीं होता है कि हम भगवा कपड़ा पहन लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, सन्यासी हो गए, दाढ़ी बढ़ा लिए, मूछें बढ़ा लिए। सन्यासी बनने के लिए आपको अंदर से कैसा होना चाहिए, आपका वास्तविक जीवन कैसा है,
वो आपको मेन महत्व रखता है कि आप कितना त्याग, कितना तपस्या करते हैं, ना कि दिखावा। और बाल गोविंद भगत इसी पे आधारित है और ये सामाजिक रूढ़ियों पे भी प्रहार करता है और गांव की सजीव झांकी भी इसमें देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग बाल गोविंद भगत के बारे में। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगाए रहता था। तो ये ध्यान देंगे कि बाल गोविंद भगत कैसे थे, तो मझोले कद के थे, ना ज्यादा लंबे ना ज्यादा नाटे, और गोरे चिट्ठे आदमी थे। इनकी उम्र 60 से ऊपर की थी, ये भी ध्यान देंगे, और इनके बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी और जटा उटा तो ये नहीं रखते थे, किंतु इनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता और कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। तो ये बहुत कम कपड़े पहनते थे, ये भी आपको ध्यान देना है। कमर में एक लंगोटी पहनते थे और सिर में कबीर पंथियों की सी एक कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते और मस्तक पे हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब बताते हैं बेनीपुरी के। अब इतना सब हम आपको बता दिए कि ऐसे ऐसे थे वो, तो आप ये मत समझिए कि वो साधु थे। वो साधु वधु नहीं थे, वो बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, पर उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी उनकी थी और एक अच्छा साफ सुथरा उनका मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद जो भगत थे वो साधु थे। बताते हैं बेनीपुरी जी कि जो बाल गोविंद भगत थे वो खेती बाड़ी भी करते थे और परिवार के साथ भी रहते थे, फिर भी वो साधु थे। आपने देखा होगा कि लोग परिवार छोड़ देते हैं, सब काम छोड़ के संन्यास ले लेंगे साधु, लेकिन ऐसे नहीं थे बाल गोविंद भगत। अगला है कि ऐसे तो नहीं थे, लेकिन साधु की सब परिभाषाओं में वो खरे उतरने वाले थे। वो कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदेशों पे चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते और खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते और न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, और जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, एक कबीर पंथी मठ से मतलब था। तो साहब ये कबीर को कहते थे और जो कुछ इनके यहाँ होता था वह उन्हीं को चढ़ाते थे। और आगे दिया है कि वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया और जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से अपना गुजारा चलाते।
इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वत्र ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेढ़ पर बैठी हैं और आसमान बादल से घिरा है। धूप का कहीं नाम भी नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है और ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ा के कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं और वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है और बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मुसलधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वो गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? ये पूछ सकता है कि ये किस रचना से गीत संबंधित है, तो ध्यान देंगे आप कि गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे रात में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, पर बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और सबको जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू। कार्तिक आते सुबह सुबह प्रभाती गाने लगते थे। हमने देखा था प्रभाती सुबह के समय का गीत होता है, तो प्रभाती गाने लगे जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते और न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते गांव से ही 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंड पे अपनी खजड़ी लेके जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, लेखक कहते हैं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और भी बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था और उस रहस्यमय वातावरण में
एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजरी पे लगातार चल रही थी और गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे, इतने सरूर में आते और उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती और मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। और गर्मियों के दिनों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती और अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठती। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता और होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था। उनका जो बेटा था इकलौता था, लेकिन थोड़ा कहते ना भोदा है, भोला है, सुस्त है, तो वैसा ही था। लेकिन इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे बहुत मानते भी थे कि भोला भाला है और उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या उनको प्यार करना चाहिए जो भोले भाले होते हैं। क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी और पतोहू भी बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है और इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया और देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पे लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है और वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। और हां, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़ के आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता कि यह पागल तो नहीं हो गए। लेखक कहते, मैं सोचता कि जिसका बेटा मर गया है वो गा रहा है
और अपनी बहू को कह रहा है कि आत्मा परमात्मा से मिल गई, तो इसमें रोने की क्या बात है, उत्सव का दिन है ये। लेकिन वो सोचे कि यह पागल तो नहीं हो गए, लेखक बोले। फिर कहे किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पे विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुला के उसके साथ उनको विदा कर दिया और यह आदेश देते हुए किया कि बहू की दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, पिताजी मैं चले जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, और आप बीमार पड़ें तो कौन आपको एक चुल्लू पानी देगा। मैं पैर पड़ती हूं, मुझे अपने चरणों से अलग न कीजिए। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था। कहते हैं तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ के चल दूंगा। और यही थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या करती, चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पे। वे पैदल ही जाते और करीब 30 कोस पे गंगा थी। साधुओं को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पे ही लौट के खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते और गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन उनको आने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही थी जवानी वाली। इस बार लौटे तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा उनको बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले वो थे नहीं। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना सब करते थे। लेकिन दिन दिन वो छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से उनको मना किया और कहा कि आराम करिए अब, किंतु वो हंस के टाल देते और कहते नहीं। और उस दिन भी संध्या में वो गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना और जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। गाते गाते ही उनका निधन हो गया था। तो ये था बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत। तो कैसा लगा आप सभी को, कमेंट में आप हमें बताएंगे। और बहुत अच्छी रचना थी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ये पसंद आई होगी। तो कुछ शब्द थे जैसे मंझोला मतलब न बहुत छोटा न बहुत बड़ा, कमली मतलब कंबल, पतोहू मतलब बहू, और रोपनी धान की रोपाई होती है। कलेवा सवेरे का जलपान होता है, और पुरवाई पूरब की ओर से बहने वाली हवा, अधरतिया आधी रात, खंजड़ी डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा। खंजड़ी एक वाद्य यंत्र होता है। और लोही प्रातः काल की लालिमा, आवृत ढका हुआ, कुस एक प्रकार की नुकीली घास, और बोदा मतलब कम बुद्धि वाला, और संबल मतलब सहारा। तो ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।